अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखना है, जो कि दो प्रीवियस वीडियोस जो थी सुडोकोड की और ड्राई रन की, जो कि मैंने पहले वीडियोस में करवा चुका हूँ। तो अब बारी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड करेंगे मर्ज की। ठीक है, अब मैं मर्ज करवाने का सबसे पहला वजह यह है, अगर मैं मर्ज सॉर्ट की तरफ जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक लाइन मिलेगी, वो है मर्ज सॉर्ट की, मीन्स कि मर्ज की लाइन मिलेगी। तो मुझे उसका भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्ट लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसीलिए मैं मर्ज की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो जो भी हम काम करेंगे तो सबसे पहले हम मर्ज का काम करते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कि मर्ज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये सीडो कोड हमारे पास लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट लिख लेते हैं, तो लाइन काउंट कर लेते हैं। तो इसको लाइन काउंट कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9 10 हो गई, ये 10 11 12 13, ठीक है, एंड 13 एंड ये 14। तो आपने देखा, सबसे पहले तो हम कॉस्ट वन लिख लेते हैं, C1 C2। तो ये कॉस्ट का कॉलम बना लिया और यहाँ पर हम टाइम का कॉलम बना लेते हैं। तो C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 एंड C10। इसी तरह C11 आ गया आपके पास, C12 आ गया, C13 आ गया। रिटर्न को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये कॉस्ट आ गई हैं, तो ये इतनी मरतबा रन होगा। अब देखना ये है कि रन कितनी मरतबा होगा। अब यहाँ पर देखें, जब भी हम मर्ज का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये एक ही मरतबा ही कॉल होगा, ये भी एक मरतबा कॉल होगा। इसी तरह सारी की सारी चीज़ें एक एक मरतबा कॉल होंगी। जैसे कि हमने ड्राई रन किया था, जब इस तरह का कोई फंक्शन आ गया था हमारे पास, तो यहाँ पर भी लेंथ ऑफ इसकी हमने देखी थी 1 लिखी थी और इसकी भी 1 लिखी थी, मीन्स के एक एक मरतबा ही ये कॉल हुआ था। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं कि जो कॉस्ट वन है वो एक मरतबा कॉल हुआ है, ये भी एक मरतबा कॉल हुआ है, और जो ब्रैकेट है ये भी एक मरतबा कॉल होगा, ठीक है। ये बार बार कॉल नहीं होगा, बस ये अपेंड करवाता रहेगा, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे अब। और जो ऐड करवाएंगे इन्फिनिटी को, ये भी एक ही मरतबा हम ऐड करवाते हैं इन्फिनिटी को, जब भी हम एक मरतबा मर्ज के फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और सारी की सारी चीज़ें इतनी मरतबा ही रन होंगी। लेकिन जो C8, अब फॉर लूप कितनी मरतबा रन होगा, तो ये देख लेते हैं। तो अगर आपको ड्राई रन याद होगा तो हमने 4 की अरे बनाई थी, वैल्यूज कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी वैल्यूज ले लेते हैं। तो के स्टार्ट होगा 0 से, 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, अगर आप कहाँ तक जाएगा, ये 4 तक चलेगा। तो 4 का मतलब n-1, ठीक है। तो ये 3 मरतबा। अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है तो आप बिल्कुल वही काम कर सकते हैं, 4K, जिस तरह पुरानी वीडियोस के अंदर मैंने काम करवाया हुआ है। कहाँ तक जाएगा, 4 तक, ठीक है। आपके पास क्या लिखा हुआ है, n 4 तक चलेगा। एंड आपके पास कंडीशन आ गई और ये बॉडी आ गई आपके पास, ठीक है। जब k की वैल्यू, ये k की वैल्यू, जब k की वैल्यू 0 हुई, तो कितनी मरतबा हो रहा है, 0 से लेकर 4 तक। मीन्स के अगर मैं इसको बताना चाहूँगा तो, अच्छा 4 का मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा इन टर्म। तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, 0 से लेंथ कितनी है हमारे पास, 0 1 1 2 3 4, लेंथ हमेशा 4 से काउंट की जाती है। तो इसको अगर मैं काउंट करने जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, 0 1 2 3, n-1 टाइम तक चलता है। क्या ये 4 टाइम रन हो रहा है, 1 2 3 4, मतलब 4 मरतबा ही हाइड्रेट हो रहा है। तो जो भी होती है वो बॉडी एग्जीक्यूट होती है उतनी मरतबा। तो जहाँ जो लाइन नंबर 9 से लेकर लाइन नंबर 13 तक, उसकी बॉडी कितनी मरतबा चलेगी, n टाइम चलेगी। और जो कंडीशन होती है वो हमेशा बॉडी से एक टाइम ज़्यादा चलती है, n+1 टाइम। तो आपके पास ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, ठीक है। अगर मैं इसको जनरल वे में लिखना चाहूँगा, और इसको अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आप इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आप निकाल सकते हैं खुद भी, इन सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं। बट मैं जनरल फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा कि एन ही आ रहा है आपके पास, तो कॉम्बिनेशन में आपके पास क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। तो मैं इसको जनरल वे में सीधा an+b लिख रहा हूँ, ठीक है। तो b क्यों लिखा है, b मैंने कांस्टेंट दे दिया, 1 है, C1 C2 C3 C3,
ठीक है C4, या मैंने इसको नाम दे दिया B इज इक्वल टू, जो हम मेरे पास कांस्टेंट आएंगे C1 C2 C3, ये मेरे पास B में चलेगा, और N क्या है जो कि मेरी जो ग्रोथ है लीनियरली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और A क्या है जो उसके कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको मैंने बना लिया कि लीनियरली मूव करेगा जो भी हमारा सॉर्टिंग के एल्गोरिथम है। तो अब हम चलते हैं सिंपल मर्ज की तरफ, मर्ज सॉर्ट की तरफ। तो इसको याद रखना है कि किस तरह हमने इसकी कंडीशन बनाई है। बाकी जो जिस तरह प्रीवियस वीडियोस के अंदर काम करवाया था कि टी लिखकर इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, C1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको हमने ऐड करके इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक आंसर तो आ गया Tn+b। अब बात कर लेते हैं इसकी फंक्शन की। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं फॉर मर्ज सॉर्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉस्ट और यहाँ पर भी टाइम। तो काउंट कर लेते हैं लाइन। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है मेरे पास। 1 2, अच्छा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसका पता है एक मरतबा रन होगा तो कांस्टेंट है। तो 1 2 कंडीशंस को चला लेते हैं, 2 एंड ये 3, इसी तरह ये 4, ये C5, ये C6 एंड ये C7। ठीक है, अब हमने यहाँ देखना है कि ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब जब हम इसको देखेंगे एग्जीक्यूट कब होगा, ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले आप आ जाए लेंथ n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ a, ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा 1 टाइम। ठीक है, अब हमने ये चीज़ देखनी है। अब हमने यहाँ पे बनाना है बेस केस, और होता है एक होता है बेस केस और एक होता है बेस्ट केस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बेस केस की बात कर रहे हैं। जब भी हम रिकर्सिव की बात करते हैं तो हम वहाँ पे बेस केस की तरफ देखते हैं। जब भी हम जो हमारा जो फंक्शन होता है वो एंडिंग की तरफ जा रहा होता है, मीन्स कि जो वो वाला पार्ट जो कि हमारे लूप को ख़त्म कर देगा, रिकर्सिव लूप को ख़त्म कर देगा, तो हम उसे कहते हैं बेस केस। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं बेस केस। तो हम एक कॉलम बना लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर भी एक बेस केस का, और तो जो ये वाला पार्ट है मेरा, इसको मैं यहाँ पर रिकर्सिव बना लेता हूँ, रिकर्सिव रिकर्सिव और ये बेस। तो बेस पार्ट के अंदर मेरे पास सिंपल तो ये C3 और ये C2 और ये C3 लाइन आएगी। ठीक है, तो बेस केस को अभी हम नहीं लिख रहे, तो रिकर्सिव के अंदर ये कॉल नहीं होते। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया तो इसका मैं लाइन यहाँ लिख रहा हूँ। तो रिकर्सिव के अंदर बेस केस नहीं रन होंगे। रिकर्सिव के अंदर क्यों रन नहीं हो रहे, बिकॉज रिकर्सिव का क्या मतलब है कि वो अपने आप को बार बार कॉल करेगा, क्योंकि जब उसके अंदर जाएगा ही नहीं लूप के अंदर तो वो बार बार अपने आप को कॉल करेगा कैसे। ठीक है, जब भी हमने यहाँ पे बेस केस को 0 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पास जो रिकर्सिव केस है ये रिपीट होगा, इसलिए यहाँ पर हमने बेस केस को 0 लिख दिया है। अब C4 की तरफ चलते हैं, इसको भी डिफाइन करते हैं। C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। ठीक है, तो जो C4 है ये एक मरतबा एग्जीक्यूट होगा, A इज इक्वल टू n/2 हो गया आपके पास। अब ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा, अब आपको यहाँ पर एक कंडीशन बनानी है जो कि आपको देखनी है कि एग्जीक्यूट किस तरीके से होगा। तो अब आप यहाँ पे आके देख रहे हैं जो आपके पास जो सॉर्टिंग हो रही है ये किस हिसाब से हो रही है। आपने यहाँ देखा कि 0 से A, तो A आपके पास अगर पुराना एरे कंसीडर कर ले तो 4 था, और 4 से 2 मीन्स के 1 से 2 मरतबा जा रहा है। ये एरे कितनी हो गई, हाफ हो गई है। हम एरे को क्या करते हैं, हर बार हाफ करते हैं। ये फुल एरे थी, इसको हमने हाफ में डिवाइड किया, इसको भी हाफ में डिवाइड किया, देन इसको हाफ में डिवाइड कर दिया। तो इसको मैं सिंपल कह सकता हूँ कि Tn/2 के जो भी एरे है वो उसको मैं हाफ में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये भी n/2 आ गया आपके पास। सेम केस आएगा क्योंकि सेम वैल्यूज हैं और हमने इनको हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। और जो ये सॉर्टिंग का है, मर्ज सॉर्ट का, इसका जो मेरे पास एक आंसर आया था जो कि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है An+b, तो ये उसका आपने सिंपल आंसर यहाँ पे आके लिख दिया। ठीक है, तो रिकर्सिव केस आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बेस केस की बात करते हैं। जब ये सॉल्व हो गया, हाफ हाफ के अंदर ख़त्म होगा, अब ये बारी आएगी 1 के अंदर। जब भी हम 1 के अंदर आता है तो ये हमारी जो रिकर्सिव लूप है वो ख़त्म हो जाती है। जब रिकर्सिव लूप ख़त्म होती है तो वो हम उसे कंसीडर करते हैं बेस केस के अंदर। तो बेस केस की वैल्यूज़ मैं यहाँ लिखा हूँ। तो बेस केस ये भी एक मरतबा एग्जीक्यूट होगा, ये भी एक मरतबा एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, जो रिकर्सिव है इसको थोड़ा ऊपर लिखना था तो ये मैंने बीच में लिख दिया है। तो जब कॉलम बनाए तो आप यहाँ पर रिकर्सिव का बना लें और यहाँ पर बेस का बना दें और यहाँ से कैंसिल कर दें। ठीक है, तो ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि हम बात किसी कर रहे हैं। अब हम इसका जो असल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हम अब उसे फाइंड आउट करते हैं कि कितनी देर में ये हमारा
जो एल्गोरिथम है, जो सूडो कोड है, रन होगा। अब मेन चीज़ ये है कि हमने इसको सॉल्व करना है असल में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो टाइम एनालिसिस, अब उसको देखने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने मेन चीज़ को आपने देखना है कि आपकी मेन चीज़ है क्या, आपने सॉल्व किसको करना है। आपका जो रिकर्सिव पार्ट है आपने सिर्फ उसको अभी उठाना है, ठीक है, मीन्स कि उसको आपने बोरो करना है, लेना है। तो आपका देखा कि रिकर्सिव पार्ट आपका क्या है, टी एन बाई टू। हम इसको असल में अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको पहले लिख लें, फॉर टी एन बाई टू। वही काम है जिस तरह हम अपना काम करते थे, इन सबको मल्टीप्लाई करवा दें। तो टी एन इज इक्वल टू, एन टाइम लेगा, क्या लेगा, सी वन मल्टीप्लाई बाई वन, सी वन, एंड बेस की इसका भी निगलेक्ट कर दें, फिर प्लस सी फोर, ठीक है। देन आपके पास ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आपके पास कांस्टेंट नंबर है और ये आपके पास दो वैल्यूज हैं। तो आप यहाँ पर सिंपल लिख दें, टाइम एनालिसिस है, हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा दें क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई सिंपल वैल्यूज आई नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा दें। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी एन बाई टू इसके लिए, और ये प्लस टी एन बाई टू, एंड आपके पास ये तो वैल्यूज पहले आ गई थी, ए एन प्लस बी, ठीक है। तो आपके पास आ गई। और आपको याद होगा कि जो बी को मैंने इनिशियलाइज करवाया था विद कांस्टेंट नंबर, ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो मैं इसको अगर इन टर्म ऑफ कह दूँ, बी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी फोर, कि इसको भी मैं कांस्टेंट के फॉर्म में ले जाता हूँ, ठीक है। तो टी एन क्या बनेगा मेरे पास, तो ये इसके कोएफिशिएंट सेम है, तो टू टी एन बाई टू, ठीक है, प्लस ए एन प्लस बी। अब आप यहाँ पर देखें, जो एन की जो फॉर्म है वो बी से काफ़ी बड़ी है, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं कि जो बी है कांस्टेंट है, बहुत कम टाइम लेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आपके पास अगर एक एक्सिस है तो ये टाइम ले रहा है कांस्टेंट, और लीनियर का क्या मतलब है कि आपका ग्राफ में चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एन की वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि हम मर्ज सॉर्ट की बात करें और यहाँ पर एक हमारे पास एक और एरे आ गया है, इसको हमने सॉल्व करना, तो हमने यहाँ पे इसको आके नेग्लेक्ट कर दिया है। अगर आप ना भी करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए कर रहे हैं कि हमने आगे बहुत सारा काम करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आके इसको निगलेक्ट कर दिया। तो एरे क्या बने आपके पास, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, टू टी एन बाई टू प्लस ए एन, ठीक है। अब अब आपको सिर्फ रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते रहना है और उससे आपने अपना जो काम है सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो इसको स्किप कर देते हैं और ये पेज को यहाँ कर लेते हैं। तो फोर टी एन बाई टू, जब टी एन बाई टू, और इसको हम नाम दे देते हैं ए का, या वन का, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपने देखना है कि जब ये दो मरतबा डिवाइड हो रहा था तो इसका जो फंक्शन था हमारे पास, जब ये हाफ में डिवाइड हुआ तो ये हाफ से कितने मरतबा हो गया, और छोटा हो गया। अब आप यहाँ पर ले लें फोर वैल्यूज़ का, आप ले लें, कंसीडर कर लें कि चार वैल्यूज़ थी आपके पास एरे में, ठीक है। ये फर्दर ब्रेक हुआ दो के अंदर, और ये फर्दर ब्रेक हो गया वन वन के अंदर। तो अगर आप इसको कंसीडर करें वन, वन से हो गया, इसे डिवाइड हो गया वन बाई टू। अब अगर मैं इसी को बेस लेकर इसको अपनी कंडीशन लेकर रखूंगा तो ये वन बाय फोर हो गया, तो ये वन बाय फोर टाइम डिवाइड हो गया। तो अगर मैं लिखना चाहूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो इसको मैं इस पार्ट को यहाँ लिख रहा हूँ, टी एन बाई टू किसके बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और क्योंकि देख सकते हैं कि ये जब डिवाइड होगा तो ये आपस में दो मरतबा ब्रेक होगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पर। तो जिस तरह मैंने टू टी एन बाई टू लिखा था इस फॉर्मेट के अंदर, तो मैं यहाँ पर इस तरह लिख सकता हूँ, टू टी एन बाई फोर, ठीक है, प्लस ए एन, क्योंकि एक मरतबा आपका जो कॉन्स्टेंट नंबर है वो भी एग्जीक्यूट होगा, तो आपके पास ए एन एन बाई टू की वैल्यू आ गई है। अगर मैं इसको पुट करवा दूँ, पुट इन इक्वेशन वन, तो आपके पास क्या बनेगा, टी एन इज इक्वल टू टू, आपने बाहर निकाला, एंड टी एन की वैल्यू आपने पुट कर दी टू टी एन बाय फोर, एंड इसी तरह ए एन इसकी वैल्यू आ गई, और बाहर जो ए एन था आपके पास प्लस ए एन। तो खास ख्याल रखना इन चीज़ों का, टू द फोर टी एन बाई टू प्लस टू ए एन प्लस ए एन। तो सिंपल क्या बन गया, टू टी एन बाई टू और प्लस थ्री ए एन, ठीक है। अब आप, अच्छा यहाँ पर एन बाई फोर है, एन बाई फोर है, ठीक है, तो ये आपके पास टी एन की वैल्यू आ गई। तो अब आप इसको दोबारा एक नाम दे दें इक्वेशन टू का।
अब आपने इसको सॉल्व करना है n/4 के लिए। हम इस चेक करना चाह रहे हैं कि हमारी कंडीशन, हम अपनी कंडीशन को क्या बना सकते हैं इसको ख़त्म करने के लिए, इसको जनरल पर्पस बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे अब चेक करना है Tn/4 किसके बराबर है, तो बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा 2t, जिससे हमने पीछे काम किया था। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये और कम हो जाएगा, बट हमारी एरे क्या थी, छोटी थी। ठीक है, 4 सपोज कि ये एरे होती 8 की, तो ये 4 का बनता, फिर और डिवाइड होता रह जाता। ठीक है, लेकिन अभी हमने कंसीडर ही 4 तक की थी, तो हमने यहाँ तक का अपना जो देखे काम कर लिया। अगर ये एरे मैंने कहा है जिस तरह 8 टर्म की होती, ठीक है, तो ये एरे भी बढ़ जाती, ये एरे भी बढ़ जाती, और ये पार्ट भी हमारे पास बढ़ जाता, फिर और सिंगल सिंगल एलिमेंट के अंदर ये ब्रेक हो जाते। तो हम अभी जनरल वे में काम कर रहे हैं, तो इसको हम और बड़ा कर लेते हैं, तो n/4, ताकि हम जो अपना आंसर है मैच कर सकें, प्लस an। अब जब मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मेट में डालूंगा, इसको इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करने जा रहा हूँ, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, तो मैं देखूँगा 4 बाहर आ गया, 2Tn/8 प्लस 3an, और बाहर an तो प्लस में मौजूद था ऑलरेडी, तो आप सिंपल लिखा 8Tn/8 प्लस 4an। तो बस मैंने यहाँ तक आके अब इसको स्टॉप कर दिया है, ताकि अब मैं इसकी कंडीशन बना सकूँ। ठीक है, अब जब कंडीशन बनाएंगे तो अब आपको यहाँ पर लाना है बेस केस, क्योंकि अब मुझे यहाँ तक तो ला के रख दिया मैंने। अब ये ख़त्म कब करेंगे, जब ये बेस केस की तरफ आएगा। और बेस केस आपको याद होगा कि हमने बात की थी बेस केस की, कहाँ गया, ये रहा बेस केस, कि जब ये बेस केस के अंदर आएगा तो ये रिकर्सिवली जो कॉल होना होगा बंद हो जाएगा। अब जैसे कि हमने 8 को कंसीडर किया था, 8 टाइम रन हो गया, अब वो जाएगा जब n=1 हो जाएगा, जब हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी में क्या हो जाएगा, n=, जब 1 होगा तो वो 1 के अंदर जाएगा, और हमने इसको नाम दे दिया था बेस केस का। तो मैं सिंपल इसकी बेस केस की अगर मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी लिखने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, तो T(1) = c', क्योंकि वो एक टाइम रन होगा। बेस केस कितनी मरतबा रन होगा, एक मरतबा, वो n=1 टाइम कॉल करेगा, और ये सिर्फ एक मरतबा ही कॉल होगा, जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा था n टाइम। तो अगर मैं लिखना चाहूँगा c2 × 1, तो c2, और इसको तो मैंने यहाँ पर सिंपल एक नाम दे दिया c प्राइम का। अब आपको यहाँ करना क्या है, सिंपल अब आपको यहाँ करना ये है, जहाँ जहाँ n है ना, आपने सिर्फ इस वाली वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। क्या बताया मैंने, सिर्फ इन वैल्यूज़ को आपने कंपेयर करवाना है। जब आप इसको कंपेयर करवाएंगे तो किस तरह करवाएंगे, तो जहाँ पर आपने यहाँ पर लिखा है जो अंदर वाली टर्म में, ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ क्या लिखा, इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ, और = 2Tn/8, ठीक है, n/8 कर देता हूँ, इसको इस तरह लिख देता हूँ। जो भी आपके पास जो वैल्यूज आएगी Tn के फॉर्म के अंदर आपने वो लिख दी, और यहाँ से t हटा देते हैं, तो 1 = n/8। अच्छा, हमें इसको और जनरल पर्पस में लेके जाना था, तो इसको हम पहले जनरल वे में ले जाते हैं, देन इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब आप यहाँ देखें, ये हर बार 2⁻³ अगर मैं लिखना चाहूँ 8, 2⁻³ कितनी होती है, 8 होती है। तो अगर मैं इसको जनरल वे में और लिख दूँ, Tn = 2⁻³, ठीक है, 2⁻³, लेकिन अब मैं 3 की जगह में यहाँ दे देता हूँ k। ठीक है, जब आपके पास k की वैल्यू होगी, कोई भी लेट सपोज k की कोई वैल्यू है, जब होगी तो आपका ये इतनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा। और इसी तरह Tn/2k, कि जब k⁻3 हो, जब k की वैल्यू 3 है, तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस अब k की वैल्यू 3 थी ना हमारे पास, तो k+1, तो हमने खुद इनिशियलाइज करवाया था, क्योंकि जब k की वैल्यू 3 थी तो जब जाके 8 आएगा, तो 3, k की वैल्यू 3 थी, 3+1 और an, तो आपने इसको और जनरल वे में लिख दिया, तो इसको मैं b का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ से सिंपल ये वैल्यूज क्लिप आउट कर लें, तो आप क्या लिखेंगे, तो 1 = जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है इसकी 2k की, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2k। अब आप सिंपल, आपको k की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या करना है, टेकिंग लॉग, आपने यहाँ पे लॉग लिया, तो आपके पास जो सिंपल है वो क्या बन जाएगा, k = log2 of n, आपके पास सिंपल ये बनेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ करना क्या है, देखें, अब जहाँ जहाँ k है, अब आप वहाँ पर उसकी वैल्यूज़ को पुट अप कर दें। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 2k है वो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं n से,
तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो 2k है, तो 2k किसके बराबर है, n के, तो मैंने सिंपल n लिखा, t n बाय n, ठीक है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि 2k की जगह n कर दिया मैंने, और बेस केस ही आना चाहिए इसकी जगह, प्लस k की वैल्यू क्या है आपके पास, log n है आपके पास, ठीक है। आपके पास वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, आपके पास आ गई है वैल्यू n आ गया है, तो आप यहाँ पर सिंपल क्या लिख सकते हैं, log 2 हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और +1 × an, ठीक है। तो n से n कैंसिल आउट हो गया आपका। तो जब आप n से n कैंसिल कर देंगे तो आप यहाँ देखें तो आपके पास सिंपल क्या बनेगा, T(1) बनेगा, ठीक है, प्लस अच्छा यहाँ आई थिंक शायद यहाँ मिस्टेक हो गई है, 3n हो गया एंड दिस वन इज़ 4n, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, वो ये मिस्टेक हुई है कि हमने यहाँ पे सिंपल जब n था हमारे पास, n बाय क्या था हमारे पास, an, ठीक है। जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये भी डिवाइड होगी, ठीक है। जब ये डिवाइड होगी तो इसको हम मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर, सॉरी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। जब हम n/4 के लिए काम करेंगे तो ये n/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी तो जो आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर फ़र्क पड़ेगा। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, जब ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 से कैंसिल हो गया, और 4 2 ज़ा आपके पास क्या बन जाएगा, 2 की वैल्यू, देखें यहाँ क्या बताना चाह रहा था, n की वैल्यू थी आपके पास, एंड कहाँ रह गया मेरा, 3an आया था हमारे पास, तो Tn इज इक्वल टू 3an, और an मेरे पास बाहर आ जाएगा यहाँ पर। तो आप इन शॉर्ट जब आप इसको प्लेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर Tn/3 था, और आपके पास यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। जब 3 बचेगा तो आपके पास n नहीं आएगा, और यहाँ पर भी k की वैल्यू नहीं आएगी, तो k सिंपल आपने k लिखा, और log n an, जब भी log आ जाता है, और इसकी वैल्यू हमने देखी थी क्या थी, c' हमने बनाया था, तो इसको यहाँ पर c' का नाम दे देता हूँ, तो n c' प्लस, और आपको पता है कि n तो इससे बाहर आ जाएगा, और जो पावर होगी वो ऊपर चली जाती है, log, या इस तरह भी कर सकते हैं an log n, ठीक है। अब आपने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है कितनी है, तो आपने यहाँ देखा कि log का फंक्शन इस्तेमाल हो गया और n भी है, तो n log n। अगर मैं इसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ की बात करूँ तो ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इज n log n। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूँ तो इसका ग्राफ किस तरह प्लॉट होगा, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ग्राफ हमें मालूम है हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने शो कर दिया लीनियर का, ठीक है, एंड एक मैं शो कर देता हूँ कांस्टेंट का, ठीक है, और एक शो कर देता हूँ मैं क्वाड्रेटिक का, जो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है। और एक्सपोनेंशियल का अब हम बात कर लेते हैं, log n, हम आंसर क्या आया था, n log n। अगर किसी को मुश्किलात होती हैं इस तरह, और हम log n का भी बताते हैं, तो log n अगर आप वहाँ पर देखें log 2 रखेंगे तो आपके पास आंसर में पॉइंट के फॉर्म में कुछ आएगा, लेट सपोज करें 0.3 कुछ आ रहा है, समथिंग आ रहा है, और आपके पास 2 था, n की वैल्यू क्या थी 2, तो जब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट कुछ ना कुछ आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह बनाएंगे, तो इसको इससे बना लेते हैं। तो जो इसका ग्राफ होगा वो n log n से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ यूँ बनेगा n log n का। लेकिन जो अब हम बात करें log n की, log n, अब आपने यहाँ पे वैल्यू रखी कितनी, आपने वैल्यू रखी log 2, तो आपके पास 0.3 कुछ आया, ठीक है, इसी तरीके से कुछ वैल्यू आएगी। तो अब आपने देखा कि ये तो n से भी कम है, जब 2 रख रहा हूँ तो ये इससे भी कम की तरफ स्टेबल हो रहा है और कम जा रहा है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, तो इसका मतलब वो जो ग्राफ होगा वो n की लाइन से भी कम आएगा, वो n से भी, लीनियर से भी अच्छा ग्राफ को वो प्लॉट करवाएगा। तो ये जो जो फॉर्मेट है वो किसका है, log n का फॉर्मेट है, ठीक है। जो सबसे जो कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कांस्टेंट के बाद वो log n है। तो सबसे अच्छा कौन सा है जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, इसके बाद log n, देन n है, फिर log n है, n log n आ गया,
फिर क्वाड्रेटिक आता है, फिर क्वाड्रेटिक के बाद एक्सपोनेंशियल सबसे ज़्यादा टाइम लेता है आपके पास। ठीक है, तो ये इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी जो कि आई होप क्लियर हो गई होगी। और जो बात यहाँ तक की थी, अब हम इसे भी देख लेते हैं एक मरतबा। तो जब हमने इसे हाफ किया था असल में, तो ये भी ऑटोमेटिकली हाफ हो जाना चाहिए था। ठीक है, जब हमने n/4 किया था तो ये हाफ हुआ, तो इसको हम यहाँ से करेक्ट कर लेते हैं। तो जब ये हाफ होगा इस तरह, तो जब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जब ये 2 कैंसिल हो गया आपके पास, तो an प्लस an के क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया, 2an। ठीक है, आपके पास 2an आ गया। अब जब हम इसको और फर्दर ब्रेक करेंगे, तो जो आपके पास an होगा वो किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा an/4 के अंदर। ठीक है, an/4 के अंदर जब हम इसको और मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, तो आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर 4an था, और जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, an। बट और बाद में हमारे पास 2an पहले का मौजूद था बाहर वाला। ठीक है, हमने इस वाली वैल्यू को इसके अंदर पुट करवाया 4an, और यहाँ पर मैं 4 लगा दूँ बाहर पहले। ठीक है, और यहाँ पे रिमूव कर दूँ, तो जब ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 हो गया, tn/4 tn/8, और जब ये 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल हो गया, आपके पास बचा an प्लस 2an कितना बचेगा, 3an। तो इसको मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ 3an। तो आपने यहाँ देखा कि जो k की वैल्यू 3 ही आएगी। तो इस तरह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप ठीक कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई थी मुझसे क्योंकि मैंने डिवाइड बाई 2 नहीं करवाया। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, और जब भी रिकर्सिव का फंक्शन आएगा तो आपने बिल्कुल इसी तरह अपने काम को सेट करना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो फैक्टोरियल के ऊपर होगी, ताकि जो रिकर्सिव का फंक्शन है और अच्छे से क्लियर हो जाए और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।